नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। भारतीय रेलवे में अब रात के समय में सफर करना पड़ सकता है महंगा। यात्रियों से वसूला जा सकता है 20% अधिक किराया। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। दरअसल भारतीय रेलवे ने रात के समय में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से अब 10 से 20% अधिक किराया वसूल सकता है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने रेलवे की आय में वृद्धि के लिए रेलवे मंत्रालय को यह सुझाव दिया है, जिस पर मार्च के अंत तक फैसला लिया जाएगा। रेलवे अफसरों ने मंत्रालय से कहा कि भोपाल से दिल्ली और मुंबई की यात्रा रात के समय कर रहे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलती है। इस कारण रेलवे उनसे नाइट जर्नी के नाम पर स्लीपर में 10%, AC3 में 15% और AC2 व AC1 श्रेणी में 20% तक किराया वसूल सकता है। असल में पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण का प्रसार को रोकने के उद्देश्य से करीब 6 महीनों तक ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। इस फैसले की वजह से रेलवे की वित्तीय स्थिति पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए रेलवे विभिन्न जोन से रेलवे सुझाव मांगे थे। सऊदी अरब में हुए इस बदलाव से लाखों भारतीयों को मिलेगा फायदा। अब अपनी मर्जी से बदल सकेंगे नौकरी। जी हां, आपको बता दें कि सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय कामगारों के लिए अच्छी खबर है। सऊदी अरब में प्रवासी मजदूरों को लेकर आज से नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका वहां काम कर रहे लाखों भारतीय कामगारों को फायदा मिलेगा। अब सऊदी अरब में भारतीय कामगारों समेत 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे, साथ ही अपनी मर्जी से अपने देश आ जा सकेंगे। सऊदी अरब ने पिछले साल नवंबर में कफाला सिस्टम में बदलाव कर नए कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को लागू करने का वादा किया था। उसे रविवार को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को लागू होने से वहां काम करने वाले लाखों भारतीय कामगारों को फायदा होगा। इसके तहत मालिक या कंपनियों के दुर्व्यवहार और शोषण की स्थिति में कम वेतन पाने वाले ऐसे लाखों प्रवासी मजदूरों पर अपनी उसी नियोक्ता के साथ बंधे रहने की पाबंदी खत्म हो गई है। यानी कुल मिलाकर के भारतीय कामगार नौकरी बदलने के साथ साथ अपने देश आसानी से आ जा सकेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, यह दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कथित बिक्री को लेकर रविवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट। नंबर 1, गैस, डीजल, पेट्रोल पर भारी कर की वसूली। नंबर 2, मित्रों को PSU, PSB बेचकर जनता से उसकी हिस्सेदारी, रोजगार एवं सुविधाएं छीनना। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री का एक ही कायदा, देश फूंक कर मित्रों का फायदा। गांधी और उनकी पार्टी ईंधन की बढ़ती कीमतों पर सरकार की लगातार आलोचना कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाकर 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। कांग्रेस ने पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों को लेकर संसद की कार्रवाई बाधित की और इस मामले पर चर्चा की मांग की है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों में बची हुई हिस्सेदारी को बेचेगी केंद्र सरकार। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अपनी संपत्तियों की बिक्री कर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। इसके तहत दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों में सरकार अपनी बची हुई हिस्सेदारी को बेचने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये हवाई अड्डे पहले से ही निजीकृत हैं। हालांकि इनमें विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से सरकार की कुछ हिस्सेदारी अभी बची हुई हैं। पिछले महीने सचिवों के अधिकारी प्राप्त समिति की हुई चर्चा से अवगत 2 लोगों ने बताया कि इन चारों हवाई अड्डों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की शेष हिस्सेदारी बेचने के साथ ही 13 अन्य हवाई अड्डों के निजीकरण की भी तैयारी है। ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर चुनाव आयोग ने कहा, नंदीग्राम में ममता पर हमले का कोई सबूत नहीं। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने रविवार को बैठक की। इसके बाद चुनाव आयोग ने ममता पर हमले की आशंका को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले के कोई सबूत नहीं है, यह एक हादसा था। चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट एक हादसा है। निर्वाचन आयोग की ओर से पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की रिपोर्ट में हमले का कोई जिक्र नहीं है। चोट की वजह भी नहीं बताई गई है। आयोग ने कहा कि यह हमला नहीं, यह एक हादसा था। चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि हम निडर होकर लड़ते रहेंगे। ममता ने कहा कि बंगाल की जनता का दर्द मेरे दर्द से ज्यादा है। ममता ने ट्वीट किया कि हम निर्भीक होकर लड़ते रहेंगे।
मैं अभी भी दर्द में हूं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपने लोगों का दर्द महसूस हो रहा है। अपने राज्य की रक्षा की लड़ाई में हमें बहुत नुकसान हुआ है और आगे भी हम किसी तरह की तकलीफ उठाने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते रहेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। असम की तिनसुकिया में शाह का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा घुसपैठियों में नजर आता है कांग्रेस को वोट बैंक। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम की तिनसुकिया का चुनावी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तिनसुकिया के मार्गेरिटा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि इन्हें घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई देता है। आगे अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ऐसी घटिया राजनीति नहीं करती है। शाह ने कहा कि असम में बीजेपी की सरकार आने के बाद ना आंदोलन हो रहे हैं और ना ही यहाँ आतंकवाद है। यहाँ पूरी तरह से शांति बनी हुई है। यहाँ पर सिर्फ विकास की राजनीति हो रही है और विकास हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेन हजारिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि तिनसुकिया जिले के ही भूपेन हजारिका ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने असम के संगीत और संस्कृति को दुनिया में सम्मान दिलाया। कांग्रेस ने 70 सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया। जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब जाकर उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। AICTE का यू टर्न, इंजीनियरिंग के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित बने रहेंगे महत्वपूर्ण विषय। जी हां, आपको बता दें कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने शुक्रवार को आधिकारिक सूचना के जरिए यह घोषणा की थी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 12वीं में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान विषय अनिवार्य नहीं होंगे। किंतु अब AICTE ने इस पर यू टर्न लेते हुए कहा कि इंजीनियरिंग के लिए भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण विषय हैं। प्रेस वार्ता में AICTE के चेयरपर्सन अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे स्ट्रीम के लिए 12वीं कक्षा में इन विषयों का अध्ययन नहीं करने का विकल्प होगा। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे स्ट्रीम के लिए भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित महत्वपूर्ण विषय बने रहेंगे। अब AICTE ने यह निर्णय विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग संस्थानों के ऊपर छोड़ दिया है। सीनियर ऑफिसर द इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान में कहा कि जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं और उन्होंने कक्षा 11 और 12 में भौतिक या गणित का अध्ययन नहीं किया, तो उन विद्यार्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जदयू में हुए शामिल, नीतीश ने गले लगाकर किया स्वागत। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का रविवार को जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पूरी पार्टी का जदयू में विलय किए जाने का औपचारिक ऐलान किया। इससे पहले कुशवाहा ने पार्टी के विलय को लेकर प्रेस वार्ता में पत्रकारों से भी बातचीत की। प्रेस वार्ता के बाद उपेंद्र कुशवाहा जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका पूरे जोश के साथ स्वागत किया। नीतीश कुमार ने कुशवाहा के फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते नजर आए। उल्लेखनीय है कि उपेंद्र कुशवाहा करीब 8 साल बाद जदयू में वापस आए हैं। जदयू से अलग होने के बाद उन्होंने वर्ष 2013 में रालोसपा का गठन किया था। जदयू में शामिल होने पर कुशवाहा ने कहा कि यह जनता का जनादेश है। उन्होंने आगे कहा कि यह मेरा नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का फैसला है। देश भर में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में दर्ज हुए 25,000 से अधिक केस। जी हां, आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से हालात चिंताजनक हो गए हैं, क्योंकि हर दिन कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारत में लोगों की दूसरे चरण के तहत टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन तो लगाई जा रही है, लेकिन इस बीच कोरोना के 25,000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में 25,320 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस घातक बीमारी से 161 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 16,637 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब तक देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,13,59,048 हो गए हैं। इनमें से 1,58,607 लोगों की जान जा चुकी है। एक माह के बच्चों को भी दी जा सकेगी कोरोना वैक्सीन, अक्टूबर तक होगी तैयार। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक बच्चों को भी दी जा सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही कोरोना वैक्सीन बच्चों को दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्जिम ग्रुप के डायरेक्टर पीसी नाम्बियार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि बच्चों को लगने वाली कोविड वैक्सीन इस साल के अक्टूबर तक तैयार हो सकती है। इतना ही नहीं, वैक्सीन को बच्चों को जन्म के 1 महीने के भीतर भी दिया जा सकेगा।
सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है। नाम्बियार ने यह घोषणा केरल के कोच्चि में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, यह वैक्सीन जो बच्चों को दी जाएगी वह आगे चलकर बच्चों के संक्रमित पाए जाने पर दवा के तौर पर दिए जाने के हिसाब से विकसित की जाएगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।